जो 12 नंबर सवाल है, सॉरी 12 की 11 नंबर सवाल में आपसे कहता है एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब मान लीजिए ये कोई वृत्त है, तो इसका ये जीवा जो आप देख रहे हैं वो किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या को खींचें तो ये त्रिज्या भी आपस में बराबर है और ये जीवा भी बराबर है। मतलब तीनों के तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई? इस त्रिज्या के बराबर। और क्या कहता है उसके बारे में सुनिए। लघु चाप पर स्थित एक बिंदु, लघु चाप दो, इसमें दो चाप बन गए। इस जीवा द्वारा दो चाप बना, एक ये वाला चाप है और एक ये वाला चाप है। तो लघु चाप का बात कर रहा है। लघु चाप मतलब ये छोटा वाला, ठीक है। लघु चाप पर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है। बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये वाला का कोण हमको चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है तो समझिए यहाँ पर एक बात, ऐसा जब भी होता है तो एक बात बताइएगा, इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक नियम जानते हैं हम कि एक जीवा द्वारा या किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर के कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है, ठीक है। केंद्र पर का जो कोण होता है वो परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है, जबकि ये कितना होता है? आधा, ठीक है। चलिए, तो हमको अभी कंस्ट्रक्शन के रूप में ऊपर भी एक क्या बनाना पड़ेगा? कोण बनाना पड़ेगा परिधि पर। इसके बाद हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस जीवा का नाम देते हैं AB और केंद्र कौन सा होगा? O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके लिए जीवा क्या है? AB। और इस जीवा द्वारा जो इसके कौन सा लघु जीवा जो है छोटा वाला, उस जीवा पर एक कोण बना हुआ है क्या नाम दे दीजिएगा? ABC दे दें। C मतलब ACB जो कोण बना हुआ है उस कोण का मान हमको चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, लेकिन पहले विभेद में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे विभेद में क्या क्या दिया हुआ है। माना कि O केंद्र वाला क्या है? वृत्त है। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, क्लियर है यहां तक, जिसकी जीवा AB तथा त्रिज्याएं कौन कौन त्रिज्या? OA और OB आपस में क्या है? बराबर हैं। आपस में बराबर हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसके द्वारा जो त्रिभुज बना वो क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। तो उसके बारे में जो आएगा आगे हम लोग देख लेंगे। अब फिर से एक और कोण बना हुआ है यहाँ ना, लिखेंगे उसी चाप द्वारा एक अन्य कोण, कौन सा? कोण ACB बना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब थोड़ा गौर करें, समझेंगे आप। टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है हमको? टू प्रूव दैट, ऐसे हमको सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है ना। सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे फाइंड दैट। ज्ञात करना है हमको कोण ACB बराबर हुआ। मतलब क्या हमारे पास आएगा? ACB का मान। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको क्या करना होगा? A ऊपर क्या नाम दे देंगे? B और ये B। ADB अपना मन से हम क्या कर लेंगे? एक कोण बना लेंगे। तो जब कोण बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्शन तो लिखे नहीं, लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख लेते हैं जीवा, या फिर चाप लिख सकते हैं। चाप की जगह पर जीवा हम लिखेंगे। जीवा AB द्वारा कहाँ? दीर्घ चाप पर एक कोण कौन सा बना है? ADB बनाया। कितना काम हो गया? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ एक चीज हम लोग जानते हैं
कि अगर त्रिज्या बराबर हो और जीवा बराबर है तो इसके द्वारा ए ओ बी जो है एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, मतलब अब हम लोग हल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग हल करेंगे तो उसमें लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ बराबर ओ बी बराबर क्या है ए बी, तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर इतना बराबर इतना, अर्थात त्रिभुज ए ओ बी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री का। लिखेंगे तथा समबाहु त्रिभुज के सभी, या प्रत्येक लिखिए, सभी नहीं, के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। क्लियर है। अगर 60 डिग्री होता है तब आगे बढ़िए, कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तब एक बात बताइए, हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, कि केंद्र पर बना कोण जो होता है, सॉरी परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र पर के कोण का क्या होता है, आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे चूंकि परिधि पर, या ऐसा लिखिए चूंकि समान जीवा द्वारा, चूंकि समान जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का, केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर आधा होता है तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कोण का नाम यानी ए बी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बी बराबर कितना, उस कोना का नाम, इसका नाम ए ओ बी, कोण ए ओ बी बटा क्या लिख देंगे, 2, आधा करना है। चलिए तो इसका कोण कितना था 60 और बटा में कितना, 2 से काटेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। आप लिख लीजिए 30 डिग्री, कोई दिक्कत। ये वाला कोण मिल गया। अब ये वाला कोण अगर 30 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, कभी ऐसा कहीं आपको दिखाई दे जैसे इस तरह का कोई वृत्त हो और इसके जो अंदर एक चतुर्भुज बना हो जिसके चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करता हो, तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसमें नियम होता है कि चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उसके आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर होता है, 180। हाँ, तो हम लोग क्या देखे कि जो समूह कोण होते हैं उन दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो, चाहे ये दोनों को जोड़िए या फिर ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए तो ये भी चक्रीय चतुर्भुज है क्या, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और एक 4 भुजा। चारों भुजा का जो शीर्ष है वो वृत्त को छू रहा है क्या, 1 2 3 4 छू रहा है ना। तो ए सी बी डी ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि ए सी बी डी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर 180 डिग्री के बराबर होता है तो चलिए हम लोग ये दोनों कोण को जोड़ेंगे। कौन सा कोण, कोण ए सी बी प्लस
कोण कौन सा ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कितना 180 डिग्री। यही ना बताया गया कि दोनों कोण को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। कोण AC भी हमारे पास है क्या, नहीं है, तो कोण ACB ही लिखेंगे प्लस कोण ADB निकला है क्या, देखिए ADB निकला है कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़िए, इसीलिए या फिर एक स्टेप और चलिए, कोण ACB बराबर 180 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री दिखाई दे रहा है ना। अंतिम में लिख लीजिए, इसीलिए कोण ACB बराबर कितना 150 डिग्री, और यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए ACB निकालना था कि नहीं, हम लोग निकाल दिए। समझ में आ गया, यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। 12वां नंबर सवाल हमसे कहता है कि एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्नलिखित है। मतलब किसी कक्षा में लोग गए और जाने के बाद एक आंकड़ा अंकित किए, किस चीज का आंकड़ा अंकित किए, विद्यार्थियों की लंबाई या फिर ऊंचाई का। और ये ऊंचाइयां कौन कौन सी थी, तो ध्यान दीजिएगा 9 विद्यार्थी थे और 9 का ऊंचाई दिया गया है हमारे पास। लिखेंगे विद्यार्थियों की ऊंचाई, विद्यार्थियों की ऊंचाई बराबर क्या क्या दिया हुआ था 155, 160, 145 और क्या दिया हुआ है 145 के बाद हल नहीं करेंगे, 145 के बाद 149 दिया हुआ है और क्या है 150 सेंटीमीटर, फिर आ गया 147 सेंटीमीटर, फिर दे दिया 152 सेंटीमीटर, इसके बाद 144 और अंत में कितना दे दिया 148 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 विद्यार्थियों का ऊंचाई का आंकड़ा हमारे सामने है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें बोला कि जो आंकड़ा है उसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका आरोही क्रम में सजाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। लिखेंगे ऊंचाइयों का आरोही क्रम, ऊंचाइयों का आरोही क्रम बराबर, ध्यान दीजिएगा आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा ऊंचाई पहले, इसके बाद धीरे धीरे उससे बड़ा ऊंचाई। तो देखिएगा इसमें सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे देखिए 144, सब के सब 144 से ज्यादा है कि नहीं, 144 ही है जो सबसे छोटा है। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा 144, क्लियर। इसके बाद 144 के बाद कौन सा है 145, चलिए 145 लिख लेते हैं। इसके बाद 145 के बाद 147, 46 नहीं है ना, 147 के बाद क्या दिया गया है 148 है, 148 लिखेंगे। 148 के बाद 149 भी है क्या, 149 लिख लेंगे। 149 के बाद 150, चलिए 150 हो गया। इसके बाद 151 नहीं है ना, 152 है ना, तो 152। इसके बाद 152 से ऊपर 155, इसके बीच में तो नहीं है ना, तो 155। इसके बाद क्या है 55 के बाद डायरेक्ट 60 है ना, तो 160। अब गिन लीजिए कि क्या 9 का ऊंचाई मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। अब यदि हमको माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो दोनों मतलब जितने भी 9 संख्याएं हैं या फिर 9 ऊंचाइयां दी हुई है उसमें जो सबसे बीच में होगा वही हमारा माध्यक कहलाएगा। तो देखिए अगर 9 ऊंचाई दिया गया है, 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई, तो जो 5वां नंबर पर इधर से भी और 5वां नंबर में उधर से भी आएगा वही हमारा क्या होगा बीच वाला संख्या होगा या बीच वाला ऊंचाई होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5वां नंबर पर ये आ गया, इधर से भी 1 2 3 4 5वां नंबर पर, मतलब 4 इधर और बीच में कौन मिल गया 149। तो यही 149 हमारा क्या हो गया माध्यक के रूप में आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसके अगले सवाल को। इसके बाद जो 13 नंबर सवाल है उसमें हमसे कहता है कि 2 सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। कितना बार दोनों सिक्का को उछाला जा रहा है 500 बार उछाला जा रहा है। तो कुल परिणामों की संख्या कितना 500, या फिर दोनों सिक्कों को उछाली गई कुल संख्या, दोनों सिक्कों को हम लोग कुल कितनी बार उछाल रहे हैं 500 बार, तो हमारा कुल परिणामों की संख्या होगा 500। आगे क्या बोलता है देखिएगा, 2 चित्त यानी दोनों सिक्का में चित्त कितना बार आया 105 बार, ठीक है। फिर एक चित्त जो है एक सिक्का में चित्त आने का कितना बार आया वो 275 बार, और कोई भी चित्त नहीं आया कितना बार 120 बार, क्लियर है।
मतलब फिर से समझिए, दो चित कितने बार आए? 105 बार। एक चित कितने बार आया? 275 बार। और कोई भी चित नहीं आया कितना बार? 120 बार। ठीक है। अब आपसे सवाल कहता है कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करें या फिर परिकलित करें, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर ज्ञात करें, ऐसा भी बोल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमसे पूछा कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करें, तो प्रत्येक घटना का मतलब दो चित आने की प्रायिकता, फिर एक चित आने की प्रायिकता और कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता, ये तीनों घटना का हमको प्रायिकता निकालना है। तो पिछले जो सेट में हम लोग देखे, सेट नंबर 1 में, उसमें भी हम लोग प्रायिकता निकाले। तो उसमें जो प्रायिकता निकाल रहे थे उसमें हम लोग सूत्र देखे प्रायिकता निकालने का, संभावित परिणामों की संख्या ऊपर बटा में कुल परिणामों की संख्या नीचे। उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सिक्कों की उछाली गई कुल संख्या। लिखेंगे दोनों सिक्कों की उछाली गई कुल संख्या कितने बार उछाला गया है? 500 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलिए, और क्या दे दिया? दो चित कितना बार आया है? लिखेंगे यहाँ दो चित कितना बार? दो चित कितना बार आया? 105 बार। चलिए 105 बार जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। इसके बाद एक चित कितना बार आया? एक चित आ गया हमारे पास 275 बार। कितना बार? 275 बार। और कोई भी चित नहीं, कोई भी चित नहीं, ये कितना बार आ गया? तो ये आ गया हमारे पास 120 बार। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तब समझिएगा यहाँ पे कि आखिर सबसे पहला घटना क्या हुआ। सबसे पहला घटना या फिर सबसे पहला जो हमको प्रायिकता निकालना है वो ये निकालना है कि दो चित आने की क्या प्रायिकता है। तो पहला नंबर हम लोग लिख करके और ये जानेंगे कि दो चित आने की प्रायिकता क्या है। तो दो चित आने की प्रायिकता के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुल परिणामों की संख्या मतलब दोनों सिक्का को कितना बार उछाला गया? 500 बार। तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 500। अब लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या। संभावित परिणामों की संख्या। तो बताइए संभावित परिणामों की संख्या इसमें, तो दो चित आने की प्रायिकता हमको निकालना है ना। तो दो चित कितना बार आया है? 105 बार। तो संभावित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 105। क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे दो चित आने की प्रायिकता। दो चित आने की प्रायिकता बराबर, ध्यान दीजिएगा, संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। लिखेंगे संभावित, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? परिणाम की संख्या नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिख रहा है ना? संभावित परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ संभावित परिणाम हमारे पास कितना है? संभावित परिणाम की संख्या कितना है? 105। लिख लीजिए 105 बटा कुल परिणामों की संख्या कितना है? 500। चलिए इसको काट लीजिए, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 से कम, और 5 से कितने बार में कट जाएगा? 100 बार में। नीचे दिखाई दे रहा है? बराबर में हम लिख सकते हैं 21 बटा कितना? 100। और यही हमारा क्या हो गया? पहला जो घटना था उसका प्रायिकता हम निकाल लिए कि दो चित आने की प्रायिकता हमारा कितना आ गया? 21 बटा 100। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद दूसरा घटना के बारे में देखने। तो दूसरा जो सवाल हमारा होगा या फिर दूसरा जो घटना है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या, उसमें भी दिखाएगा। तो लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना? 500। इसके बाद संभावित परिणामों की संख्या। संभावित परिणामों की संख्या बताइए। संभावित परिणामों की संख्या, चित कई बार आया है? एक बार चित कितना बार आया है? 275 बार। तो कितना लिखेंगे? 275।
अब लिखिए एक चित आने की प्रायिकता क्या है, तो उसके लिए सूत्र लिख करके हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे एक चित आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र क्या होता है, संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या ना, कुल परिणामों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, संभावित परिणामों की संख्या कितनी है 275 और बटा कुल परिणामों की संख्या 500। चलिए काटते हैं 5 से, 50 25 दो बच गया, फिर से 50 25, 5 से इसको काटिएगा तो 100 बार में कटेगा, फिर 5 से 11 बार में और फिर 5 से 20 बार में, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 11/20। और यही हमारा प्रायिकता है, एक चित आने की प्रायिकता। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो तीसरा नंबर सवाल है, तीसरी घटना, कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता, तो उसके लिए भी कुल परिणामों की संख्या हमारा कितना होगा 500। चलिए तीसरा हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तीसरा में लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर 500, इसका भी होगा। इसके बाद लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या, दिखाई दे रहा है ना, संभावित परिणामों की संख्या। तो बताइए संभावित परिणामों की संख्या कितना है, देखिएगा 120 बार कोई चित्र नहीं आया है, तो 120 इसका संभावित परिणामों की संख्या होगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको क्या किसकी प्रायिकता निकालना है, तो कोई भी चित्र नहीं आने की प्रायिकता लिखेंगे, कोई भी चित्र नहीं आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र क्या होता है, संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। चलिए दिखाई दे रहा है ना, तो संभावित परिणामों की संख्या आपका कितना है, देखिए 120 है ना, बटा कुल परिणामों की संख्या कितना 500। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से कितना बार में 6 बार में, और 2 से ये कटेगा कितना बार में 25 बार में, यानी 6/25 जो आया वही हमारा क्या है प्रायिकता। किसकी प्रायिकता निकाल ली हम लोग, कोई भी चित्र नहीं आने की प्रायिकता। तो तीनों घटनाओं की प्रायिकता हम लोग निकाल चुके हैं। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करें, ताकि हम इसको दूसरे विधि से भी समझाने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए इसके बाद अगला सवाल यानी 14 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा उसको समझते हैं। 2 बच्चे वाले 1000 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया, मतलब लोगों के द्वारा बिना देखे ताके 2 बच्चों वाले कितने परिवार का चयन किया गया, 1000 परिवार का चयन किया गया, जिसमें 2 बच्चे थे। ठीक है, लड़का है या लड़की है ये देखा नहीं गया, बस ये देखा गया कि 2 बच्चे वाले परिवार हैं, और 2 बच्चे वाले परिवारों को 1000 को चुन करके बाहर निकाला गया। और क्या कहता है, और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए, उसमें से खोज खोज करके देख देख करके और आंकड़ा लिखा गया। क्या क्या, तो जो 2 बच्चे या 2 लड़कों वाले परिवार थे उनके परिवारों की संख्या कितनी थी 135, यानी 135 ऐसे परिवार थे जिसमें दोनों के दोनों लड़के थे। इससे पहले वाला सेट में हम लोग देखे थे कि उसमें लड़की के बारे में बताया गया था, तो दोनों लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें लड़की के बारे में पूछा था, इसमें लड़का के बारे में पूछा है, हल्का सा आंकड़ा अलग कर दिया है। तो बस अगर एक चीज अगर आप समझ जाते हैं तो दूसरा चीज समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो वहां वाला भी देख लीजिए और यहाँ वाला भी देख लीजिएगा, जब 2 बार आप देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। उस रूम में बैठिए, यहाँ पे देखिएगा तो 135 ऐसे परिवार थे जिसमें दोनों के दोनों लड़के थे। इसके बाद आंकड़ा में दिया गया कि 675 ऐसे परिवार थे जिसमें केवल एक लड़का था, और 190 ऐसे परिवार हैं जिसमें एक भी लड़के नहीं है। अब आपसे सवाल क्या पूछता है उसको देखिए। यहाँ पे बोलता है कि यादृच्छिक चुने गए उस परिवार का या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें पहला 2 लड़के हों, यानी 2 लड़के हैं ऐसे परिवारों की प्रायिकता क्या होगा। या फिर दूसरा में बोलता है कि एक लड़का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। और तीसरा में बोलता है कि कोई लड़का नहीं होगा उस परिवार में, ऐसे कितने परिवार हैं और इसकी प्रायिकता क्या होगी। क्लियर है। तो जैसे अभी हम लोग पीछे वाला सवाल को बनाए, सेम कंडीशन में इसको भी बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले
टोटल परिवारों की संख्या कितनी है वो हम लोग लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। कौन सा सवाल था? 14 नंबर सवाल ना। लिखेंगे कुल परिवारों की संख्या, दिखाई दे रहा है, कुल परिवारों की संख्या बराबर कितना? 1000 परिवारों का चयन किया गया, ठीक है। उसमें अब जो जो दिया गया है उसको हम लोग एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे हम पहला के बारे में बात करें कि पहला बना रहे हैं, पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, सबके लिए तो कुल परिणामों की संख्या हमको लिखना ही होगा या कुल परिवारों की संख्या लिखना ही होगा। तो हम लोग जो भी इसका आंकड़ा है वो देखिएगा नीचे दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। अगर स्क्रीन पर देखते रहिए और यहाँ हम समझा रहे हैं, समझते जाइए। कुल परिवारों की संख्या 1000 था, 1000 लिख लीजिए। अब पहला सवाल में हमसे क्या पूछा था कि 2 लड़के हों, इसकी क्या प्रायिकता है। तो 2 लड़के हों ऐसे कितने परिवार हैं? तो लिखेंगे 2 लड़के वाले, 2 लड़के वाले परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। देखिएगा नीचे जो आपका आंकड़ा दिया गया है उसको देख करके समझ सकते हैं आप कि 135 ऐसे परिवार थे जिसमें दोनों लड़के थे। तो हमारा यहाँ कितना लिखा जाएगा? 135। इसके बाद अब बताइए कुल परिवारों की संख्या यानी कुल परिणामों की संख्या। तो हमको पता चल गया संभावित परिणामों की संख्या, मतलब 2 लड़के वाले परिवारों की संख्या पता चल गया। तो हमको 2 लड़कों वाले परिवारों की संख्या या फिर उसकी प्रायिकता निकालना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे, इसका सवाल क्या था? सवाल ये था कि 2 लड़के हों इसकी क्या प्रायिकता है। तो लिखेंगे 2 लड़के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर, सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? 2 लड़के वाले परिवारों की संख्या, जिसको हम लोग संभावित परिणामों की संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 लड़के वाले परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, बताइए 2 लड़के वाले परिवारों की संख्या कितनी थी? 135। 135 लिखेंगे बटा कुल परिवारों की संख्या 1000। 1000 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है? काट देना है। 5 सॉरी 1000। अब काटेंगे इसको हम लोग, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 3 बच गया ना, 5 सते 5 इसको काटिए, 5 दूनी 10 यानी कितना जाएगा? 200। अंतिम में हम लोग लिख सकते हैं 27 बटा 200। यही आपका क्या हो गया? प्रायिकता। किसका? 2 लड़का होने की प्रायिकता, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। इसी का जो दूसरा सवाल है उसमें पूछा है 1 लड़का होने की प्रायिकता। तो 1 लड़का भी होने की प्रायिकता पूछेगा तो कुल परिवारों की संख्या तो हमको लिखना ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुल परिवारों की संख्या बराबर कितना है? 1000। तो लिखेंगे 1000। फिर आगे बढ़िए, एक लड़का हो सॉरी 1 लड़के वाले परिवारों की संख्या लिखेंगे 1 लड़के वाले परिवारों की संख्या। बताइए कितने परिवार ऐसे थे जिसमें 1 लड़के थे? तो 1 लड़के वाले थे 675 परिवार। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 675। क्लियर है। अब हमको क्या करना है? इसका प्रायिकता निकालना है कि 1 लड़का होने की प्रायिकता क्या है। दिखाई दे रहा है ना? लिखेंगे 1 लड़का होने की प्रायिकता बराबर, सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले 1 लड़के वाले परिवारों की संख्या लिखेंगे। दिखाई नहीं देगा तो बोलिएगा 1 लड़का वाले परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या। दिखाई दे रहा है ना? कुल परिवारों की संख्या। अब बताइएगा यहाँ, इसके बाद हम लोग इधर आते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? 1 लड़का वाले परिवारों की संख्या कितना था? 675। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऊपर में 675 बटा कुल परिवारों की संख्या कितना था? 1000। यहाँ कितना लिखेंगे? 1000। अब इसको काट लेते हैं, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 तिया 15, 2 बच गया और 5 25। 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, डबल 0 बच जाएगा।
फिर 5 से कट रहा है कितना बार में, 5 दूनी की 10 और 5 सते 35, 5 से इसको काटिए, 5 चौका 20, 40 बार में कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 27/40, यानी 27/40 प्रायिकता हमारा किसका आ गया, एक लड़का होने की प्रायिकता। क्लियर है। अब तीसरा नंबर जो सवाल था, वो तीसरा नंबर सवाल में हमसे क्या पूछा, एक भी लड़का नहीं होने की प्रायिकता, यही ना पूछा गया था। तो एक भी लड़का नहीं होने की प्रायिकता के लिए कुल परिवारों की संख्या तो हमको लिखना ही होगा। लिखेंगे कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या बराबर कितना था 1000, 1000 लिख लेंगे। इसके बाद एक भी लड़का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक भी लड़का नहीं होने वाले परिवारों की संख्या, एक भी लड़का नहीं वाले परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या बराबर, कितने ऐसे परिवार थे जिसमें एक भी लड़के नहीं थे, तो उनकी संख्या थी 190, यानी 190 ऐसे परिवार थे जिनमें एक भी लड़के नहीं थे। अब हमारे पास कुल परिवारों की संख्या भी पता है और एक भी लड़का नहीं वाले परिवारों की संख्या भी पता है, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, प्रायिकता किसका लिखेंगे, एक भी लड़का नहीं होने की प्रायिकता बराबर, एक भी लड़का नहीं होने की प्रायिकता बराबर, सूत्र हमारा क्या होगा, लिखेंगे एक भी लड़का नहीं वाले परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या। कोई दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक भी लड़का नहीं वाले परिवारों की संख्या कितना था 190 बटा कुल परिवारों की संख्या हमारे पास कितना था 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 1000 था, 1000 लिख लीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अब तो नहीं कट रहा है, तो बराबर में हमारा 19 बटा कितना 100 आ गया, और यही हमारा क्या है प्रायिकता। किसकी प्रायिकता है, एक भी लड़का नहीं होने की प्रायिकता। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आए और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।